एक हफ्ते के बाद घोष बाबू ने आकर पूरी रिपोर्ट रानी साहिबा को दी। उन्होंने कहा, देखो बिटिया, विक्रम से विवाह करने से पूर्व मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे जल्दबाजी में फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। विक्रम तुमसे पहले भी कई लड़कियों को ऐसे ही ठग चुका है और आज भी उसका एक दूसरी महिला माधुरी से नाजायज संबंध है। संक्षिप्त में कहा जाए तो विक्रम एक इम्पोस्टर है। विक्रम के मुकाबले शमशेर शरीफ प्रकृति का युवक है, अपने परिवार वालों से बिल्कुल अलग। जायदाद के बंटवारे में जो भी उसे मिला उसको अपनी हिम्मत, मेहनत और सूझबूझ से आज एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य में तब्दील कर दिया है। एक पल को पद्मिनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस सच से वो इतने महीनों से घबरा रही थी, आज उससे रूबरू होकर उसे बहुत डर लग रहा था। 15 दिन बाद विक्रम अपने सो कॉल्ड यूरोप टूर से वापस आया और अपने साथ पद्मिनी और स्नेहा के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आया। पद्मिनी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। यह क्या विक्रम, तुम्हारी आंखों में आंसू? और तुम इतने सारे गिफ्ट हम लोगों के लिए क्यों लेकर आए हो? पद्मिनी ने आखिरी शब्द अपने दांत भींचते हुए बोले थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे ये धूर्त आदमी उसके और उसकी बच्ची के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विक्रम ने भावुक होते हुए कहा, इतने दिन तुम लोगों से दूर रहा ना, इस कारण शायद भावुक हो गया। सच, तुम्हारी मुझे बहुत याद आई। ये उपहार तो क्या, अगर मेरा बस चलता तो पूरा यूरोप खरीद कर ले आता। इतना प्यार क्यों करते हो तुम हमसे? कुछ उपहारों पर मेड इन इंडिया लिखा था। ये उपहार तुमने क्या बाहर से खरीदे हैं? नहीं पद्मिनी, यूरोप से ही खरीदे हैं। हाँ, खरीदे इंडियन स्टोर से हैं। अब तो विदेश में भी बहुत से इंडियन स्टोर बन चुके हैं। क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है विक्रम? तुम प्यार से हमारे लिए उपहार लाए हो और हमें पसंद ना करें उन्हें? अब ये सब छोड़ो, नाश्ता कर लो, कुछ खा पी लो, आराम कर लो, थक गए होगे। खाने पीने की बात बाद में, पहले ये बताओ क्या तुम लोग ठीक हो? शमशेर ने तुम लोग को तंग करने के लिए आंगन में लाश तक फिरका दी थी। मुझे राम नरेश ने सब बता दिया। सॉरी, उस रात में इन्वेस्टर मीटिंग में था तो तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। क्या तुमने शमशेर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी? FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कसूरवार शमशेर नहीं, कोई दूसरा ही है। इंस्पेक्टर तिवारी बता रहे थे कि वह लाश अस्पताल की मोर्चरी से महावीर चपरासी से 50,000 देकर एक क्रेन द्वारा फेंकवाई गई थी। पहले तो वो शमशेर का ही नाम ले रहा था, लेकिन शमशेर कुछ दिनों से जर्मनी में है, इसलिए इंस्पेक्टर ने जब उसके साथ सख्ती की तो उसने बताया कि एक लाल कार में कोई नकाबपोश आया था, उसने 50,000 में वो लाश खरीदी थी। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर पसीना आ गया। तो वो लाल कार वाला पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी कह रहे थे कि वो जल्दी ही उस तक पहुंच जाएंगे। अरे, तुम्हारी बातें में पसीना? चलो पहले अपना पसीना पोंछ लो। पद्मिनी ने विक्रम के चेहरे पर आते जाते भावों को बारीकी से पढ़ा। जिस इंसान से उसने पिछले कुछ सालों में प्यार किया, उसे ऐसे चोरों की तरह डरता हुआ देख उसका दिल टूट गया था। लेकिन वहीं उसे खुशी भी थी कि ऐसे मक्कार आदमी का नकाब उतर रहा था। भाव छुपाते हुए विक्रम ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो लाल कारवारा भी पकड़ा जाएगा। मैं आज ही इंस्पेक्टर और महावीर से मिलता हूँ। इसका अर्थ ये हो कि शमशेर के अलावा भी कोई है जो तुम लोगों को परेशान करना चाहता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि शमशेर ने इंस्पेक्टर और महावीर को खरीद लिया हो। अच्छा, एक ज़रूरी काम है। मेरे अकाउंट में ज़रा 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दो। इस बार यूरोप में कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया। विक्रम, अब तो मैं तुम्हारे अकाउंट में एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। सरकार मेरे सारे अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है। बैंक ने मुझे बताया है कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, मैं एक भी पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकती। विक्रम को आज तक पद्मिनी ने कभी ना नहीं कहा था। उस पद्मिनी को ऐसे सख्ती से ना बोलते देखकर विक्रम थोड़ा पेशोपेश में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे आदमी हो विक्रम, तुम जरा सी परेशानी से घबरा गए। अभी तो न जाने और कितनी परेशानियां आएंगी हमारे सामने। अभी तो शुरुआत है। कल जाकर मैं वित्त मंत्री से मिलूंगी और उन्हें अपनी सारी समस्या बताऊंगी। फिलहाल तो तुम 2 लाख विमलेश को दे दो, क्योंकि वो बाजार में काफी खर्चा करके आया है। अपनी जेब में हाथ डालते हुए मायूसी से विक्रम ने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है। ऐसा करो, अपने अकाउंट से 2 लाख का चेक ही विमलेश को दे दो। ये बहुत होशियार है।
बैंक से पैसा निकाल कर सामान का हिसाब चुकता कराएगा। सॉरी पद्मिनी, इस समय मेरा अकाउंट भी खाली है। विक्रम ने ढूंढ ढूंढ कर अपना सारा सामान अपने सूटकेसों में भरा और महल से निकल लिया। वहां से विक्रम सीधा एक साधारण से घर में गया। विक्रम ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अंदर से एक सुंदर सी महिला निकली। क्या हुआ? रानी साहिबा से 5 का नोट ले आए? यार माधुरी, तुम्हें पैसे के अलावा कुछ दिखता है या नहीं? मुझे तो लगता है जितना हम पद्मिनी को ऐड सकते थे हम ऐड चुके हैं। या तो वो हमारी असलियत जान गई है या सच में सरकार ने उसके खाते में सील कर दिए हैं। इस समय देने के लिए उसके पास 4 पैसे भी नहीं है। उल्टा उसने मुझसे 5 करोड़ लाने की बात कही है। तुम तो जानती हो उधारी में मैं चड्डी तक डूबा हुआ हूँ। जिससे मैंने पैसे उधार लिए हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जल्दी ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या? तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। मैं तो यही चाहूँगा किसी तरह से उसकी अरबों की प्रॉपर्टी बेचकर विदेश भाग जाए। एक बात बताओ विक्रम, अगर पद्मिनी मर जाती है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? आज से नहीं, शमशेर के समय से ही उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी स्नेहा के नाम कर रखी है। उसका बाप तो सिर्फ उसका गार्जियन होगा और 18 साल के बाद सारी प्रॉपर्टी स्नेहा के नाम हो जाएगी। हमें तो सिर्फ घंटा मिलेगा, घंटा। हाँ, बस उसके 10 करोड़ के बीमे का उत्तराधिकारी मैं हूँ। अब कोई उपाय नहीं बचा माधुरी। लगता है उधारी के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। हाँ तो मर जाओ, आइडिया बुरा नहीं है। ये कह के उसने विक्रम के कान में एक आइडिया सुनाया, जिसे सुनकर विक्रम हर्षित होते हुए बोला, वाह माधुरी वाह, कमीने पर में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। ठीक है, तो पद्मिनी के साथ भी वही चाल चलते हैं। शमशेर का आज स्नेहा से मिलने का दिन था, लेकिन आज उसे पद्मिनी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। उसने मुस्कुराकर शमशेर का स्वागत किया। जाओ कमला, स्नेहा को बता दो उसके पापा आए हैं। आप बैठिए, स्नेहा से बातें कीजिए। मैं इतने आपके लिए कुछ नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। शमशेर को पद्मिनी का बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन औपचारिकतावश शमशेर ने कहा, धन्यवाद, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नाश्ता घर से ही करके आया हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी ये नाश्ते का नहीं खाने का समय है। आप आज स्नेहा के साथ भोजन करके ही जाइएगा। उस दिन शमशेर स्नेहा के साथ खूब खेला और भरपूर प्यार किया। खाने के बाद पद्मिनी उसे बाहर छोड़ने आई। शमशेर ने पद्मिनी के पास आकर कहा, यकीन मानिए, जो इल्ज़ाम आपने एक FIR में मुझ पर लगाए हैं उनसे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं शमशेर, मुझे सब ज्ञात हो गया है। आपके खिलाफ FIR लिखाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। स्नेहा आप ही की बेटी है, उससे आप बहुत प्यार करते हैं और जब भी आपका मन करे आप उससे मिलने आ सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन क्या आपको पता लग गया कि इसके पीछे कौन है? इस संबंध में क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, शायद इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। इंस्पेक्टर तिवारी बहुत कुशल और भले इंसान हैं। वे जल्दी इस पहेली को हल कर देंगे। इस बीच पद्मिनी ने विक्रम को 2-3 बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद विक्रम ने ऐप द्वारा बाहर के नंबर से पद्मिनी को फोन किया। क्या कुछ हल निकला है? तुम्हारे अकाउंट खुले हैं कि नहीं? नहीं विक्रम, अभी कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ पैसों की मुझे भी बहुत तंगी हो रही है। तुमने कुछ इंतजाम किया है क्या? मैंने तुमको 2-3 बार फोन भी किया था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या है ना पद्मिनी, मैं विदेश में था इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा होगा। मैं जल्दी ही तुम लोगों से आकर मिलूंगा। तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। जितना हो सकेगा रुपए भी कलेक्ट करके लाऊंगा। माधुरी, आज मैं महल जा रहा हूँ और 5 करोड़ रुपए पद्मिनी को दूंगा। क्या पागल हो गए हो? माधुरी, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले मिलेगा हमें वो चीज़ जिससे हम कई और करोड़ कमाएंगे, और वो चीज़ है पद्मिनी का विश्वास। पद्मिनी के साथ रहकर अगर मैंने एक चीज़ जानी है तो वो ये कि उसके लिए हर चीज़ या तो पूरी होती है या बिल्कुल नहीं होती। या तो वो किसी पे पूरा विश्वास करती है या बिल्कुल भी नहीं। क्या कहती हो? सही सोच है ना मेरी? हाँ, बंदर से रुपयों का बैग लेने के लिए उसके सामने केले तो डालने ही पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम लौट कर आया। 5 करोड़ का इंतजाम हो गया है पद्मिनी। मैं और भी कोशिश करूंगा। अब तो 2 महीने हो गए। सरकार ने तुम्हारे खाते खोले या नहीं? कहाँ विक्रम, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गई थी, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम थके हारे आए हो, कुछ आराम कर लो। कुछ देर बाद मैं तुम्हारा भोजन भी लगवा देती हूँ। कुछ दिनों बाद एक महिला पद्मिनी से मिलने आई।
उसने अपना नाम माधुरी बताया। क्या विक्रम घर पर है? हाँ है, पर वो सो रहे हैं। क्या काम है आपको उनसे? दरअसल मुझे आप ही से काम है, लेकिन मैं आपसे एकांत में बातें करना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या परेशानी है, आओ मेरे साथ। पद्मिनी उसे एकांत कमरे में ले गई। अब बताओ क्या काम है, क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? रानी साहिबा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पर एक ना एक दिन तो यह रहस्य आपके सामने आएगा ही। बताइए क्या रहस्य है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? रानी साहिबा, दरअसल में विक्रम की नाजायज बीवी हूँ। विक्रम एक नंबर का अय्याश और दगाबाज इंसान है। आपको ही नहीं, और न जाने कितनी औरतों का जीवन उससे बर्बाद किया है। पद्मिनी ने आश्चर्य जताते हुए पूछा। क्या कह रही हो तुम? पद्मिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की सच बोल रही है या विक्रम के साथ मिलकर कोई नई चाल चल रही है। फिर माधुरी ने विक्रम के साथ अन्य स्त्रियों के कुछ अंतरंग फोटो दिखाए, जिन्हें देखकर पद्मिनी का चेहरा तमतमा गया। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरा हुआ आदमी निकला। मुझे मालूम था कि ये लड़कियों को भी धोखा दे चुका है, पर इतना गिरा हुआ है, इसका तो मुझे पता नहीं था। पद्मिनी क्रोध के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। पद्मिनी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। सच्ची कह रही हैं आप, और आज मैं इसे मारने के इरादे से घर से निकली हूँ। एक पल को पद्मिनी अवाक रह गई। उसे पता था ये कितना गलत, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकला। कैसे मारोगी इसे? माधुरी ने अपने पर्स से एक छोटी सी अंग्रेजी पिस्तौल दिखाई और साथ ही एक पॉइजन की शीशी। ये सब देखकर पद्मिनी अवाक रह गई। वो शायद अंदर से तैयार नहीं थी कि विक्रम को मारा जाए। अब भी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं वो विक्रम जिंदा है जिससे वह प्यार करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि वो इस शख्स के साथ जीवन बिताना चाहती थी। पद्मिनी का दिमाग घूमने लगा। वो चक्कर खाकर कुछ देर सोफे पर बैठ गई। माधुरी पद्मिनी के साथ बैठ गई। पद्मिनी ने माधुरी की ओर देखा। माधुरी की आंखें लाल थीं, सुर्ख, जैसे वो अभी फूट कर रो देगी। सोचिए मत पद्मिनी, आपके सपने वापस नहीं आने वाले। इस शख्स ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, सिर्फ आपकी दौलत से प्यार किया इसने। आप जानती हैं, ये कभी यूरोप गया ही नहीं। जब भी वो आपको बताता था कि वो यूरोप जा रहा है, असल में यूरोप नहीं जा रहा होता था। वो आपके पैसों को जुए सट्टे में ठिकाने लगा रहा होता था, या कभी मेरे साथ घूम रहा होता था। एक बार आपको याद है, जब स्नेहा को डेंगू हो गया था, वो इतनी बीमार हो गई थी कि आपको लगा था कि वो बचेगी ही नहीं। आपने कई बार कॉल किया, पर इससे उठाया नहीं। जानती है ये उस समय क्या कर रहा था? पिक्चर देख रहा था। जब मुझे स्नेहा के बारे में पता लगा और मैंने इसे कहा कि आपकी मदद के लिए चला जाए, तो इसने कहा कल मरे आज मर जाए वो लड़की। ये दोनों माँ बेटे मेरे रास्ते की रुकावट है। बेटी तो एक दर्जे की बदतमीज है, मरे दोनों के दोनों। ऐसे न जाने कितने अनगिनत लम्हे हैं पद्मिनी जी, जिनमें इसी कठोरता को देखकर मैं भी सकते में आ गई। मेरे सामने आपको किस नाम से बुलाता था जानती हैं? एटीएम कहता था। इतने सारे सच एक साथ सुनकर पद्मिनी सुन्न रह गई। कैसे वो इतनी भारी गलती कर गई? आंसू पद्मिनी के आंखों से निरंतर बह रहे थे, पर वो उन्हें पहुंच नहीं रही थी। इस पल में उसे एक कंधे की और जरूरत थी। पता नहीं क्या सोचकर वो माधुरी के कंधे पर सर रखकर फपक कर रोने लगी। माधुरी धीरे धीरे उसके सर पर हाथ रखकर फेरने लगी। फिर कुछ सोचकर माधुरी की आंखों में आंखें डालकर पद्मिनी बोली, माधुरी ये बताओ कि तुम इसको मारना क्यों चाहती हो? अचानक माधुरी की आंखों में एक दर्द सा तैरने लगा। कांपते हाथों से उसने अपने पर्स से कुछ कागज निकाले और मेज पर रख दिए। पद्मिनी ने देखा, मेज पर मॉरिशस की कल की फ्लाइट के 2 टिकट थे। एक पर विक्रम का नाम लिखा था और दूसरे पर किसी स्वीटी का। इसलिए ये देखिए। माधुरी कांपते हुए बोली, ये टिकट मैंने विक्रम की जेब में कल देखी। ये कल की फ्लाइट के टिकट हैं, विक्रम और किसी लड़की के। ये कमीना मैडम मुझे और आपको दोनों को धोखा देकर किसी तीसरी लड़की के साथ भागने की फिराक में है। मैडम, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। कल ही मेरे पास आया था और मेरे साथ मिलकर आपको लूटने का एक प्लान बनाया था।
प्लान के मुताबिक ये चुपचाप 5 करोड़ आपको लाकर दे देगा ताकि आपका भरोसा जीत ले, और फिर शाम को आपके चाय में नशे की गोली मिलाकर किसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आपके दस्तखत ले लेगा। फिर मैं यहाँ पे आकर इससे वो पेपर ले लूंगी और आपकी प्रॉपर्टी बेचकर हम दोनों सारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। लेकिन मैडम, मैं कसम से कहती हूँ, कल शाम ही मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। इतना बड़ा धोखा मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ भला? और फिर मुझे इसकी जेब से ये टिकट्स मिले हैं। कहते कहते माधुरी का गला रुंध गया। उसकी आंखों के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। पद्मिनी की आंखें छलकने लगीं। गुस्से से उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि उसे लगा उसे बुखार हो जाएगा। अपने अंदर उबलते दर्द को पद्मिनी ने माधुरी की आंखों में पढ़ लिया। उस आदमी की बेवफाई ने उन दोनों को इतना करीब ला दिया जैसे बरसों से एक दूसरे को जानती हों। उस पल में वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं रह गई थीं। पद्मिनी को अब माधुरी पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। अब बस माधुरी उसे प्लान बता रही थी और पद्मिनी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। मैडम, गोली चलेगी तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और रिवॉल्वर चलना आसान भी नहीं है। बहुत जबरदस्त रिकॉइल होता है। ये जहर बहुत असरदार है और खास बात ये है कि ये खून में घुल जाता है। सबको लगेगा हार्ट अटैक से मार रहा है। मैं जो ड्रिंक बनाऊं आप उसे पिला दे बस, बाकी काम मेरा होगा। उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाकर मैं ऐसी जगह छुपा दूंगी मैं कभी भी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिल पाएगी। इल्जाम किसी के सिर पर भी नहीं आएगा और आपका और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पद्मिनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माधुरी जो बोल रही थी वो उसे मान रही थी। माधुरी ने ड्रिंक बनाकर पद्मिनी को दिया। लंबी सांस भरकर पद्मिनी बोली, ठीक है। विक्रम को मारना पद्मिनी के लिए अब ऐसा काम था जो अधूरा छूट गया हो, जैसे उसकी मॉर्निंग वॉक। तभी विक्रम के कमरे से कुछ हलचल की आवाज आई। माधुरी तुरंत बोली, पद्मिनी जी, आप ये ड्रिंक से विक्रम को पिला दीजिए, मेरा भरोसा कीजिए। इस पापी का अंत करके इस धरती पर बहुत ही नेक काम होगा। विक्रम जाग गया था और बेड पर बैठा था। पद्मिनी के कान के पीछे पसीने की बूंद छलक रही थी। उसे लगा कि उसका गला सूख जाएगा। उसके पैरों में जान सी नहीं थी। किसी तरह हड़बड़ाते हुए वो बोली, जाग गए विक्रम, लो कोल्ड ड्रिंक पी लो। धन्यवाद पद्मिनी, मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। कहते हुए विक्रम ने पद्मिनी के कांपते हाथों से कोल्ड ड्रिंक ले ली और पीने लगा। ये क्या हुआ बाबा, तुम इतना पसीने में कैसे हो और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे हैं? विक्रम ने पद्मिनी का हाथ छूते हुए कहा। पद्मिनी को लगा उसे सांस नहीं आ रही है। झूठ का अपराध बोध उसे अंदर से नेस्तनाबूद किए दे रहा था। नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकती। रुक जाओ विक्रम। जोर से चिल्लाते हुए पद्मिनी ने गिलास विक्रम के हाथ से छीन लिया। इसमें जहर है, इसे मत पियो। कहते हुए पद्मिनी ने गिलास जमीन पर फेंक मारा। क्या? हाँ, माधुरी ने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हें मारने के लिए मैंने इसमें जहर मिलाया था। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? विक्रम के चेहरे पर क्रूरता आ गई। ये जैसे कोई और ही शख्स था जिसे पद्मिनी कभी पहचान नहीं पाई थी। साली तू और माधुरी दोनों 2 कौड़ी की औरतें, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जहर दें? मेरे जैसा आदमी तुम जैसी औरतों की ओर थूके भी नहीं। वो तो तेरे पैसे के लिए तुझसे अच्छे से बात करता था, वरना तेरे तो सर फोड़कर कब का मार देता। और तेरी बेटी को बेच के आया था शहर में। रुक, आज तेरा खून यही कर देता हूँ और इल्ज़ाम लगवा दूंगा उस शमशेर पर। कहते हुए विक्रम ने अपनी जेब से चाकू निकाला और पद्मिनी की ओर बढ़ने लगा। पद्मिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी अचानक विक्रम रुक गया और अजीब सा मुंह बनाने लगा। तभी उसके मुंह से जोर से झाग निकलने लगे और वो अपना गला पकड़कर जमीन पर लेट गया। कुछ देर तड़पने के बाद वो पेट के बल लेटा और शांत हो गया। बाहर छुपी माधुरी निकल के बाहर आ गई। दोनों महिलाएं विक्रम की लाश को देखने लगी। मैं इसकी सांस चेक करती हूँ। कहते हुए माधुरी झुककर विक्रम के शरीर को ऊपर की ओर पलटने लगी। तभी विक्रम जीवित हो गया। उसने माधुरी का गला दबोचा और जोर से दबाने लगा। माधुरी का पर्स छिटक कर फर्श पर गिर गया। पद्मिनी ने विक्रम का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर विक्रम ने एक जोरदार लात मारकर पद्मिनी को दूर गिरा दिया। माधुरी तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही सांसें शेष बची। पद्मिनी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसने देखा
माधुरी के पर्स से कुछ बाहर झांक रहा है। उसने पर्स से पिस्तौल बाहर निकाली और विक्रम की तरफ एम करके खड़ी हो गई। ये देखकर माधुरी में नई स्फूर्ति आ गई। उसने विक्रम के पैर पर जोर से अपना पैर मारा। दर्द के मारे विक्रम की गिरफ्त ढीली हो गई। माधुरी तुरंत उसकी गिरफ्त से निकलकर दूर हो गई और चिल्लाते हुए बोली, इसे मार दो पद्मिनी। पद्मिनी ने रिवॉल्वर विक्रम पर तान कर 2 बार शूट किया। धमाके की आवाज से पद्मिनी के कान सुन पड़ गए। वो फर्श पर बैठ गई। सामने देखा माधुरी उसके पास बैठी है और दूर विक्रम की लाश पड़ी। माधुरी ने विक्रम की सांस चेक करते हुए कहा, ये मर गया मुरानी साहिबा। जल्दी से आप 2 आदमी बुलाकर इसको मेरी गाड़ी में डलवा दीजिए, बाकी मेरा काम है। पद्मिनी कमरे के बाहर गई और अपने 2 सबसे वफादार नौकरों को खोजने लगी। उसके दिमाग में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। आज की रात क्या होगा? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उधर कमरे में माधुरी विक्रम की लाश के पास बैठी थी। उसने विक्रम की लाश के गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, इतनी जोर से गला दबाने की क्या जरूरत थी? विक्रम ने आंखें खोली और बोला, अरे यार, असली लगना चाहिए ना। अच्छा जल्दी करो, मैं मरने का ज़्यादा नाटक नहीं कर सकता। मेरी सांस घुटती है। तुमने वीडियो तो बना लिया ना? मैंने सब कुछ कर लिया है। बस समझो कि यह हमारे जाल में फंस चुकी है। तुम बस थोड़ी देर और सांस रोक कर पड़े रहो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसके बाद माधुरी 2 नौकरों की मदद से विक्रम को अपनी गाड़ी में डालकर ले गई। इस हादसे को 1 हफ्ता बीत गया था। न ही माधुरी की न ही विक्रम की कोई खबर पद्मिनी को मिली। दिल के किसी कोने से पद्मिनी को लगा शायद ये सच में सपना ही था। एक शाम वो बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। पद्मिनी के मोबाइल पर एक वीडियो आया जिसमें पद्मिनी का विक्रम को ड्रिंक देना, विक्रम का तड़पना, पद्मिनी द्वारा विक्रम पर 2 गोली चलाना दिखाया गया था। ये देखकर पद्मिनी सहम गई। जिसका उसे डर था वही हो गया। थोड़ी देर में एक फोन आया। पद्मिनी ने सहमते हुए उसे उठाया। तुम 60 करोड़ का इंतजाम करो और हमारी बताई हुई जगह सनशाइन के कमरा नंबर 303 में उसे लेकर आ जाओ, वरना ये वीडियो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। पुलिस की मदद तो तुम ले ही नहीं सकती। अपने साथ किसी को लाने की भी जरूरत मत करना। बिल्कुल अकेले आना। अगर किसी को साथ लेकर आई ना तो अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। कौन बोल रही हो तुम? प्लीज ये वीडियो पुलिस को मत देना। तुम्हारे किसी की सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। हाँ, अगर पैसे लेकर समय से आ गई तो मैं इस वीडियो को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। पद्मिनी एक अनोखे भंवर में फंस गई थी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें से निकलने का उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। कौन थी वो महिला जो उसे ब्लैकमेल कर रही थी? क्या हुआ पद्मिनी का? क्या वो उस चक्रव्यूह से निकल पाई? क्या क्या मुसीबतें उसके सामने आईं और उसने कैसे उनका सामना किया? कौन उसका शुभचिंतक था? किसने उसकी सहायता की? कहानी के अंतिम भाग में आपको इन सभी बातों का उत्तर मिलेगा। अतः कहानी का अंतिम भाग सुनना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी भेजी हुई ऑडियो कहानियाँ रोचक लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जो बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी आगे आने वाली कहानी खौफ के कुछ अंश। एक दिन अचानक भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप शेरगिल ने बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूदकर आत्महत्या कर ली। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। वैसी ही भारी आवाज में उधर से फोन आया। लौट आए फॉरेन ट्रिप से, अब ध्यान से सुनो और फोन काटने की गलती मत करना। मेरी आवाज सुनकर तुम्हारे डैडी की सांसें रुक जाती थी। हमारा हर आदमी तुम्हारी हर विदेशी लोकेशन पर निगरानी कर रहा था। हम जानते हैं तुम अमेरिका के होटल मैरिटन की लग्जरी सूट नंबर 232 में ठहरे थे। दिनांक 14 को तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे। 15 को तुम लोगों ने ट्विन टावर देखा। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग हर जगह हमारे निशाने पर थे। हम जहाँ चाहते तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर सकते थे। लेकिन कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी ही मारा नहीं जाता। तुम क्या जानो डर क्या होता है? तुम्हारे पास तो हर वक्त राइफल होती है, जिसको चाहा उड़ा दिया।
डर तब लगता है जब किसी बदमाश का धमकी भरा फ़ोन आता है। डर तब लगता है जब 10 बदमाश आपको AK-47 लिए अपने निशाने पर ले लेते हैं। डर तब लगता है जब आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक हॉल में कुर्सी से बांधकर बैठा दिया जाता है और आपको बदमाश चारों तरफ से खतरनाक हथियार लिए घूरते रहते हैं। और जब आप अपने घर पर अपनी पत्नी बच्चे के साथ हों और बाहर से आपके घर पर पत्थरों की बरसात हो रही हो, आपकी खिड़कियों के शीशे खन खन कर की आवाज़ से टूट रहे हों। डर तब लगता है अभय प्रताप, कहना आसान होता है मेरे दोस्त, डर सबको लगता है, मुझे भी। जब रात में मशीन गन की तड़तड़, टैंक से चूटते गोले, बम की भयानक आवाज़, लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ती है तो वो मंजर कितना भयानक होता होगा, जरा सोचो। लेकिन तुमने तो सुना ही होगा, डर के आगे ही जीत है। जरा सोचो, तुम अरबों खरबों के मालिक हो, कितना इन्वेस्टमेंट तुमने अपनी सुरक्षा पर किया है? बहुत कम। मैं तुम्हें 3 कमांडो ऑफिसर दूंगा, उसकी तो क्या हिम्मत है, वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने जीवन की भीख मांगेगा। एक बात और है, जैसे उसने तुम्हारी कमज़ोर नसों पर हाथ रखा है, तुम भी उसकी कमजोरियां ढूंढो। अच्छा, एक बात सच सच बताना, जब तुम सुसाइड करने जा रहे थे तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? दूर मुझे एक असहाय महिला और उसके साथ रोता बिलखता एक मासूम सा बच्चा। यानी तुम्हें महक और लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। तो कैसे मेरे दोस्त तुम उन दोनों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा सकते हो? बोलो।